नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुराने उत्तराखंड में आयोजित पुरानी परीक्षाओं के हिंदी के पेपर सेट की, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले जिन भी बच्चों का कल को वीपीडीओ वाला एग्ज़ाम है, स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम, उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अच्छे से करना पेपर को, ज़्यादा जो पहली बार दे रहे हैं वो हड़बड़ाना नहीं, घबराना नहीं, और संयम से अपना दिमाग का पूरा उपयोग करके पेपर को शांति से सॉल्व करना। ठीक है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है और ना ही इधर उधर ज़्यादा झांक झोंक के अपना टाइम वेस्ट करना है। जितना आता है और जैसा आता है वैसा आप लोगों ने क्या करना है, मार्क करने हैं। और सबसे बड़ी बात, ओएमआर सीट को अच्छे से भरना, सब जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको अच्छे से फॉलो करते हुए अपना एग्ज़ाम देना। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के 20 महत्वपूर्ण सवालों की, जो कि हमारी पिछली जो परीक्षाएं हैं उनमें से पूछे गए सवाल हैं, और ये हमारी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पहला जो सवाल है वह है, योगाभ्यास का संधि विच्छेद होगा। तो योगाभ्यास का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा योग धन अभ्यास। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा संधि विच्छेद होगा। अब पहले पद का अंत किसमें हुआ है, हमारा औ में, और दूसरे पद का आरंभ भी औ में हुआ है, तो ये हो जाएगा आ। तो ये क्या बन जाएगा हमारा योग। योग में हमारा आ की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा योगा और भ्यास। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा योगाभ्यास बन जाएगा। और अगर बात करें, अगर कभी सवाल इस तरीके से पूछता है कि इसमें कौन सी संधि है, तो अ प्लस औ, यहाँ पे दीर्घ आ बन रहा है, तो इसमें कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। और स्वर संधि के प्रकार की बात करें तो कौन सा प्रकार है स्वर संधि का, दीर्घ संधि का प्रकार है ये। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आभूषण के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वह होते हैं हमारा विभूषण, भूषण, अलंकार, जेवर। ठीक है, तो अलंकार, गहना, विभूषण, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, आभूषण के। अगर कोई पर्यायवाची नहीं है तो वह कौन सा है, हमारा उल्लास। ठीक, उल्लास का जो पर्यायवाची होता है वह किसका पर्यायवाची है, उल्लास, आनंद का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा यहाँ पे सही होगा। फिर है अगला सवाल, युद्ध के पर्यायवाची शब्द हैं। युद्ध के पर्यायवाची होते हैं हमारा रण, समर, संग्राम। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या हैं, युद्ध के पर्यायवाची हैं। रण, समर, सम्राट, जंग, द्वंद्व, लड़ाई, वॉर, संघर्ष, ये सभी क्या होते हैं, हमारे युद्ध के पर्यायवाची होते हैं। अगला सवाल है, थोड़ा खर्च करने वाले के लिए एक शब्द। ऑप्शन है इसके अल्पव्ययी, अल्पक्रयी, अल्पज्ञ और अमूल्य। थोड़ा जो खर्च करता है उसके लिए एक शब्द होता है अल्पव्ययी, या फिर इसको मित व्ययी भी कहते हैं। ठीक है, मित व्ययी, कम खर्च करने वाला या थोड़ा खर्च करने वाला क्या कहलाता है, अल्पव्ययी या मित व्ययी। अगला सवाल है, दूसरे के स्थान पर काम करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो दूसरे के स्थान पे कार्य करता है उसको कहा जाता है स्थानापन्न, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। छठवां सवाल है, निरर्थक शब्द का विलोम शब्द है। तो यहाँ पे हमसे निरर्थक का विलोम शब्द पूछा गया है, जिसके ऑप्शन है सार्थक, अर्थक, निरर्थक और निरक्ष। ठीक है, तो निरक्षक जो निरर्थक है उसका विलोम शब्द होता है सार्थक। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं हो, और सार्थक का अर्थ होता है जिसका अर्थ हो। फिर है अगला सवाल, विलोम शब्दों के सही युग्म का चयन कीजिए। तो हमने यहाँ पे विलोम शब्द के युग्म दिए गए हैं, हमने बताना है कि उसमें से कौन सा युग्म सही है। जैसे पक्षपाती का निष्पक्ष, प्राचीन का नवीन, बलवान का निर्बल। अगर बात करें इसमें सही युग्म की, तो पक्षपाती का निष्पक्ष, ये वाला युग्म हमारा क्या है,
सही है, बाकी हमारे 2 ऑप्शन क्या है ये गलत है। ठीक है, फिर है अगला सवाल, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अपनी अपनी ढपली अपने अपना राग, इसकी लोकोक्ति का अर्थ बताना है हमने, और इसके ऑप्शन है सबका अपना अपना मत, अपना कार्य निष्ठा से करना, दूसरे का कार्य निष्ठा से करना, गाना गाकर नृत्य करना। अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग लोकोक्ति का जो सही आंसर है वह है हमारा सबका अपना अपना मत होता है। ठीक है, उपकार का विलोम शब्द होगा, उपकार के अगर विलोम शब्द की हम बात करें तो उपकार का विलोम शब्द होगा अपकार, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। और बात करें इसके अन्य ऑप्शन की तो परोपकार का भी क्या होता है, अपकार ही होता है विलोम शब्द। अहंकार का होता है निरअहंकार, और अहम का होता है महत्वहीन। फिर है अगला सवाल, अनुपम के पर्यायवाची शब्द हैं। अनुपम के जो पर्यायवाची शब्द हैं वह है हमारा अपूर्व, अनोखा, निराला, ये सभी क्या हैं अनुपम के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है अगला सवाल, डैश डैश वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के पूर्व में लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो हमें यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक करना है। इसके ऑप्शन है उपसर्ग, प्रत्यय, पद और पदबंध। हमने बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो किसी भी शब्द के आगे लग के उसका अर्थ बदल देता है, तो वह कौन सा है हमारा उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्द के पीछे लग के उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे मान के चलिए पढ़ एक क्या है शब्द है, प्लस इसमें आई प्रत्यय जोड़ के ये क्या हो जाएगा पढ़ाई। ठीक है, तो ये क्या है हमारा प्रत्यय है। वैसे ही उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लग के उसका क्या बदल देता है, अर्थ बदल देता है, उसको हम क्या कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। तो 11वें का सही आंसर क्या होगा हमारा ए उपसर्ग। अगला सवाल है, अना प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि प्रत्यय हमेशा क्या लगते हैं शब्द के पीछे लगते हैं। जैसे भावना है, अब भावना में हमेशा जब भी प्रत्यय आता है तो उसका मूल शब्द हमने देखना पड़ता है कि किस मूल शब्द से बना है। अगर बात करें भावना की तो भावना हमारा भाव शब्द से बना है। भाव के बाद इसमें अना प्रत्यय लगा के ये क्या बन गया है भावना बन गया है। फिर ऐसे ही कामना है, अगर कामना का मूल शब्द देखें तो कामना का मूल शब्द है काम, प्लस और अना प्रत्यय जोड़ के ये क्या बन गया है कामना बन गया है। तो हमारे कौन सा सही ऑप्शन होगा इसमें, ए और बी दोनों सही हैं। और बात करें अगर पढ़ने की तो इसमें क्या है हमारा पढ़ तो क्या हो गया मूल शब्द हो गया या धातु मूल हो गया, उसके बाद नी प्रत्यय जोड़ के इसको क्या बना दिया गया है पढ़नी। तो इसमें अना प्रत्यय ना होके कौन सा है नी प्रत्यय है। तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा सही होगा। ठीक है, ए और बी दोनों क्या हैं सही हैं। फिर है अगला सवाल, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो जब भी दो या दो से अधिक कोई शब्द आते हैं उनको मिला के एक नया शब्द बनाया जाता है, उसको हम समास कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ नीले गले वाला, तो इसमें एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द। तो सवाल को देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द बनाने की। अब यहाँ पे इन तीनों शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनेगा जिसे हम क्या कहते हैं
नीले गले वाला ना कह के नील कंठ कहते हैं, इसी को तो हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। फिर है द्विगु समास के उदाहरण चुनिए। तो द्विगु समास क्या होता है, जिसका पहला शब्द क्या हो, संख्यात्मक हो, पहला शब्द क्या हो, संख्यात्मक हो, उसको क्या कहते हैं हम, द्विगु समास कहते हैं। तो अगर बात करें चौमासा की, अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे, अगर समास को तोड़ेंगे तो इसमें पहला शब्द क्या आएगा, चार मास। ठीक है। नवरत्न है, नवरत्न में क्या आएगा, नौ रत्न। पंचवटी है, पांच वट। तो तीनों शब्दों में एक चीज गौर करेंगे कि पहला शब्द क्या है हमारा, संख्यात्मक है, और जहां पे भी संख्यात्मक आए पहला शब्द उसको द्विगु समास कहते हैं। तो हमारे उपरोक्त सभी जो ऑप्शन है वह क्या है, सही है। तो 14वें का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोक्त सभी। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के युग्मों से असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा से कुछ शब्द भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किए हैं। हमने बताना है कि उनमें से कौन सा युग्म गलत है। ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा होती क्या है, वह संज्ञा शब्द जहां पे क्या हो, सिर्फ एक ही प्रकार के अनेक लोगों का बोध हो, एक प्रकार के अनेक लोगों का बोध हो। जैसे इंसान है, प्रकार क्या है इंसान का, एक है, पर इंसान एक पूरी जाति का या एक जो बहुत सारे इंसानों को क्या है, एक प्रकार है। ठीक है। तो ऐसे शब्द जहाँ पे एक ही प्रकार के बहुत से लोगों का या बहुत सी चीज़ों का आभास हो, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे इंसान है, गाय है, नहीं गाय हमारा व्यक्ति जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे शब्द जहाँ पे एक ही प्रकार हो परंतु उसके बहुत होने का बोध हो तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या कहते हैं, जहाँ पे हमारा क्या हो, शब्द से किसी भाव का पता चले, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इंसान है, इंसान शब्द क्या है, जातिवाचक है। और इंसानियत, जैसे इंसान कहेंगे तो बहुत सारे इंसानों का बोध होगा, इंसानियत कहते हैं तो इंसानियत हमें क्या, भाव का बोध कराता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है कुमार। अब कुमार शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। कुमार शब्द जो मिट्टी का कार्य करते हैं उस पूरी एक कौम को प्रदर्शित करता है। ठीक है। बहुत सारे समूह को, कुमारों के बहुत सारे समूह को प्रदर्शित करता है। तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक। और कौमार्य यानी कि उसके कार्य को ये क्या कर रहा है, हमारा भाव का प्रदर्शन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा भाववाचक। ठीक है। इन्हीं शब्दों से क्या बनाई गई है, भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। फिर है जवान। अब जवान शब्द क्या है, जातिवाचक है, और उसी का भाववाचक क्या है, जवानी है, ये भी सही है। अब नर का क्या है, नारी है। नारी शब्द भी अपने आप में क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा, ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। इसका भाववाचक क्या होना चाहिए, नरत्व होना चाहिए। ठीक है। या नारी का नारित्व, ये क्या है, हमारे भाव उत्पन्न कर रहे हैं, और नर का यहाँ पे क्या कर दिया है, नारी कर दिया है, तो इन्होंने क्या, उसका सिर्फ लिंग परिवर्तित हुआ है इस वाले शब्द में। तो 5वें का जो गलत युग्म है वह कौन सा है, हमारा ऑप्शन डी। फिर है अगला सवाल, बहुवचन से एक वचन में परिवर्तन के युग्मों को सही युग्म में का चयन कीजिए। तो हमने यहाँ पे बताना है, एक तरफ हमारे दिए हैं एक वचन और दूसरी तरफ दिए गए हैं बहुवचन। तो हमने बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। किताब का बहुवचन किताबें सही है, पुस्तक का बहुवचन पुस्तक गलत है,
नहर का बहुवचन नहर गलत है, बच्चा का बच्ची बहुवचन गलत है। ठीक है, ये तो क्या कर दिया है, उसका लिंग परिवर्तित कर दिया है। और अगर बात करें इसके सही आंसर की तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और पुस्तक के बहुवचन की बात करें तो इसका होगा पुस्तकें। अब एक वचन बहुवचन होते क्या हैं, जहां पे किसी वस्तु प्राणी का सिर्फ एक होने का बोध हो उसको क्या कहते हैं, एक वचन। जहां पे हमारा वस्तु या किसी चीज के बहुत सारे होने का, एक से अधिक होने का या दो से अधिक होने का बोध हो उसको हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़का एक, तो एक वचन। लड़के, लड़के में क्या है, एक से अधिक लड़के हैं तो बहुवचन। ठीक है, जैसे बच्चा एक है तो एक वचन, और अगर वही बहुत सारे बच्चे होते हैं तो क्या कहते हैं, बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाए। ऐसे नहर का नहरें। ठीक है, कि उस क्षेत्र में बहुत सारी नहरें हैं, या एक पर्टिकुलर जगह पे सिर्फ एक ही नहर है। एक नहर के लिए नहर शब्द जो क्या है, एक वचन। और उस क्षेत्र में बहुत सारी नहरें हैं, बहुत सारी, जहाँ पे बहुत चीज़ें दिखाई हो, एक से अधिक, उसके लिए नहरें यानी कि बहुवचन। फिर है अगला सवाल, संप्रदान कारक का उदाहरण चुनिए। तो संप्रदान कारक में जो कारक चिन्ह होता है वह होता है संप्रदान के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे चिड़िया, पेड़, पर, मैं पर पे ये नहीं होता है। अध्यापक ने छात्र के लिए शब्द किसका कारक चिन्ह है, संप्रदान का, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है अगला सवाल, विराम चिन्ह के सत्य युग्म का चयन कीजिए। तो विराम चिन्ह के लिए जो सत्य युग्म है वह हमारा उपरोक्त सभी क्या हैं, यहाँ पे सत्य हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे आशीर्वाद की कौन सी होती है, आशीर्वाद। ठीक है, ये ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन क्या है, सही है। फिर है अगला सवाल, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो जैसे कि सभी को पता है संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और दीर्घ संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि वह उसे कहा जाता है जिसका पहला पद भी स्वर हो और दूसरा पद भी स्वर हो, उसको कहा जाता है स्वर संधि। व्यंजन संधि उन संधियों को कहा जाता है जिसका पहला पद अनिवार्य रूप से क्या हो, व्यंजन हो, और अंतिम पद या दूसरा पद हमारा स्वर या व्यंजन हो सकता है। और विसर्ग संधि जिसका पहला पद जो हो विसर्ग में हो, उसके बाद स्वर या व्यंजन आने पर उसको क्या कहते हैं, हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो यहाँ पे हम जितने भी हमारे को ऑप्शन दिए हैं उसका संधि विच्छेद करके देखेंगे। मतानुसार है, मत धन अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले पद का अंत है वह किस में है, अ में। तो क्योंकि देखिए जो भी हमारे व्यंजन होते हैं उसमें कोई ना कोई स्वर छुपा होता है। तो हमारा किससे मिलके बना है, त और अ से। अ स्वर हमेशा आपको सभी व्यंजनों में मिलेगा। तो यहाँ पे पहले पद का अंत किस में, अ में। फिर दूसरे पद का आरंभ किस में, अ में। तो मैंने बताया था कि पहले पद का अंत स्वर में हो, दूसरे पद का अंत भी स्वर में, प्रारंभ भी स्वर में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो ये क्या है, हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। जगदीश को देखते हैं, जगत धन ईस। ठीक है, पहले पद का अंत किस में हुआ है, व्यंजन में। तो ये कौन सा संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो 20वें का सही सवाल क्या होगा, हमारा ऑप्शन बी, जगदीश में क्या है, हमारी स्वर संधि है, व्यंजन संधि है। बाकी अत्यंत, नरेंद्र, जैसे अत्यंत का है अति, धन, इंद्र। ठीक है, पहले पद का अंत किस में, ई में, और दूसरे पद का आरंभ भी किस में, ई में, यानी कि
स्वर में, तो ये क्या हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। और नरेंद्र है, नर धन इंद्र, पहले पद का अंत किस में, अ में, और दूसरे पद का आरंभ ई में, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा स्वर संधि हो जाएगा। ठीक, तो ये थे क्या आज के कुछ सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।